मित्रों नमस्कार, ये है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रत्येक दिन की तरह जो है आज भी हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को जो राजनीति विज्ञान का है आगे बढ़ाते हैं और अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ाते चलते हैं और जांचते भी रहते हैं। उससे पहले दोस्तों एक विनम्र निवेदन है आपसे, हमारे इस जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे सारी वीडियो जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो आइए मित्रों, बिना विलम्ब किए हुए इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं और अपनी तैयारी को भी निखार देते रहते हैं। तो आइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। मूल तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? जो मूल तटस्थता है निम्न में से किसकी विशेषता है? प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, क्या अराजकतावादियों की है ए नंबर, या बहुलवादियों की है बी नंबर, या मार्क्सवादियों की, या व्यवहारवादियों की? तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मूल तटस्थता जो है वो व्यवहारवादियों की विशेषता है। दोस्तों आपको पता होगा कि व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक हैं डेविड ईस्टन महोदय हैं, जिसने परंपरागत राजनीति सिद्धांत को वर्तमान संदर्भ में असफल मानकर दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यह है, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न को अभी हमने बता दिया है व्याख्या के माध्यम से, तो डेविड ईस्टन महोदय को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है मित्रों, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान जो है शिकागो संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा जो आंदोलन था जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को तथ्यात्मक बनाने के साथ साथ मित्रों प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर ले जाने का एक असफल प्रयास था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आगे प्रश्न हल करते हैं। फिर ये रहा, डेविड ईस्टन द्वारा जो है व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता? प्रश्न है, डेविड ईस्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूलों को परिभाषित नहीं करता है? तो क्या आदर्श सिद्धांत, या व्यवस्थापन, या परिणामाणन, या सत्यापन, या नियम निष्ठता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आदर्श सिद्धांत जो है डेविड ईस्टन द्वारा सुविधाओं में से सोच के व्यवहारिक स्कूल को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये रहा दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक है, क्या ये सही नहीं है? या व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक है, क्या ये सही नहीं है? या सी नंबर है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों हैं, क्या ये सही नहीं है? या डी नंबर है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जात केंद्रित हैं, यह विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, क्या ये सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना मित्रों। तो इसको यानी व्यवहारवादी जो क्रांति का जन्म है वो व्यवहारवादी रूढ़वादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ था। आगे देखते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव, एक पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, किसकी रचना है? ये पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, किसकी रचना है ये बताना है। जीन ब्लोंडेल की है, या जी के रॉबर्ट्स की है, या एम कॉर्टिस की, या फ्रीमैन की है? तो इस प्रश्न को आपने उत्तर दे दिया होगा, सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जीन ब्लोंडेल महोदय की ये पुस्तक है जो क्या नाम है, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है ये दोस्तों,
विकास की तीन दुनियाएं, पुस्तक का नाम क्या है, ध्यान से देखिए। विकास की तीन दुनियाएं किसने लिखा है? क्या ग्राहम मोलास की रचना है ये, या इरविंग हेरोविट्ज की है, या टैलकोट की है, या लुसियन पाई की रचना है? तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इरविंग हेरोविट्ज की यह रचना है, जिसका पुस्तक है विकास की तीन दुनियाएं, जिसका जो प्रकार पुस्तक का जो है दोस्तों 1966 में लिखी गई थी। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये है अगला प्रश्न दोस्तों। ये दो बार वही प्रश्न हो गया है, विकास की दुनियाएं, तो इसको स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत, प्रश्न है प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत जो है विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। फिर से पढ़ें। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और जो है निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। बताना है कि इसके अंदर वास्तविक रूप से स्पष्ट किया है। ये प्लेटो महोदय से संबंधित ये प्रश्न है, तो बताइए क्या रिपब्लिक में किया है ऐसा, या द पॉलिटिक्स में, या द लाज पुस्तक में, या है द टिमाओस पुस्तक में? तो कौन सी सही होगा ऑप्शन इसका? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्लेटो ने जो अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत है वो द टिमाओस नामक पुस्तक में दिया है, जिसमें कहा है कि अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? देखिए बहुत इंटरनल प्रश्न पूछता है। क्या है कि कौन सा ऐसा इसमें व्यक्तित्व है जो प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक में उल्लिखित नहीं है? क्या पॉलीमार्कस है, या एडी मिंटस है, या प्रोटागोरस है, या ग्लोकन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रोटागोरस जो है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का पात्र जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हल करते हैं। प्लेटो को जो है प्लेटो का पुनः प्रकटन, प्रश्न है प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया गया है, तो किसमें पाया गया है ये बताना है। सर थॉमस मोर की यूटोपिया पुस्तक में, क्या इसमें पाया गया है, या बी नंबर कंपानोला की सिटी ऑफ द सन पुस्तक में, या बेकन का न्यू अटलांटिस पुस्तक में, या सभी में? तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्लेटो का जो प्रकटन है इन सभी पुस्तकों में जो है पाया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष, किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? टी.एन. मदान ने क्या कहा है ऐसा, या राजीव भार्गव ने, या आशीष नंदी ने, या थॉमस पंथम ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी थॉमस पंथम ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो धार्मिक है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द सांप्रदायिक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न कूट के माध्यम से। ये रहा दूसरा प्रश्न, देखते हैं। अभिकथन लिखा हुआ है और कारण लिखा हुआ है, फिर कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता को अनिवार्य अर्थ यह दिया गया है कि, यानी धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं।
या सार्वजनिक क्षेत्र और वैयक्तिक विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है। क्या ये है सही? परीक्षण इसका आपको करना है, क्या सही है? कथन कारण देख लेते हैं। धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। क्या दोनों सही हैं, ये देखना है। ये अब लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या है। बी नंबर है ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या डी सी नंबर है आर सत्य है किंतु ए सत्य है किंतु आर गलत है। क्या ये सही होगा? या डी नंबर में है आर सत्य है लेकिन ए असत्य है। क्या ये सही होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं जो आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये है भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने कहा था? संविधान सभा में किसने कहा था? क्या कहा था? ये कथन देख लेते हैं कि हम जबकि चाहते हैं यह संविधान ठोस और इतना स्थायी जितना हम संरचना के स्वरूप में इसे बना सकते हैं। फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता है। यदि हम किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। यह कथन कहने वाले किस स्टेटमेंट का है, किस नेता का है, ये बताना है। तो क्या अम्बेडकर ने ये वाक्य कहा है, या नेहरू ने कहा है, या सरदार पटेल ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि यदि हम देश के संविधान को इतना कठोर और ठोस बना देंगे तो फिर उस देश की जो है राष्ट्र की प्रगति और जीवित लोगों के विकास को हम एक तरह से रोकने का प्रयास होगा कर हमारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है और फिर आपको कूट के माध्यम से इसका जो है उत्तर देना है। तो ये प्रश्न है, कथन है आपका, भारतीय संविधान के काफ़ी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। क्या सही है? कांग्रेस पार्टी, अब कारण देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान के आधार के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया था। क्या ये सही है? तो देख लेते हैं क्या सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु क्या आर ए सही की व्याख्या है, सही है कि गलत? परीक्षण करते चलना है। बी नंबर है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी नंबर है ए सत्य है लेकिन आर गलत है। और डी नंबर लिखा है आर सत्य है परंतु ए गलत है। क्या सही होगा इसका बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी ए नंबर सही है। कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम बना था उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं ज्यों का त्यों, या कहें कि जो है अधिकांश या संशोधित रूप में ले लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये प्रश्न है अगला अपना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, और फिर अपना उत्तर देना है। न्यायिक पुनरीक्षण और मूलाधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से? तो आप जानते होंगे कि मूलाधिकार की व्यवस्था जो हमारे देश में है संविधान में, वो अमेरिका से ली गई। तो इस प्रश्न का ये मिलान हो जाएगा ऑप्शन का। एकल नागरिकता, आप जानते हैं कि हमारा जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो इसका मिलान ये सही हो जाएगा दोस्तों। और जानते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन है वो जो है एक आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और अवशिष्ट शक्तियों का संबंध जो है कनाडा देश के संविधान से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 को 2 से फिर मिलान करना, वैसे ही प्रश्न है।
फिर उसी तरह का प्रश्न है बिल्कुल, देखते हैं क्या है। WF बिलोबी, क्या उन्होंने संगठन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये जानना है। दूसरा है MP फालेट, क्या इन्होंने औद्योगिक सामान्य प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, क्या ये जानना सही है। C नंबर है मूने और रैले, क्या लोक प्रशासन से ये संबंध रखते हैं अपना। और चौथा है हेनरी फ्योल जो है, क्या ये सृजनशील अनुभवशील व्यक्ति थे, क्या ये सही होगा। तो कौन मिलान सही होगा इसको देखते हैं। तो देखते हैं। तो WF जो बिलोबी हैं इनका जो संबंध है ये लोक प्रशासन से संबंध रखते हैं। और जो MP फालेट हैं इनका जो संबंध है वो सृजनशील अनुभव से होता है, यानी इनसे ये संबंध रखते हैं। और मूने और रौले का संबंध है वो संगठन के सिद्धांत से है, तो ये सही हो जाएगा। और फ्योल जो बचते हैं इनका संबंध औद्योगिक प्रबंधन से है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है B हो जाएगा, यानी B आंसर इसका सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। किसने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की। किसने जो है प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की, क्या सही होगा। क्या ब्लैक व्हाइट ने विकसित की, या मूटन तथा सोफेन ने, या ब्लैक स्मिथ ने, या ब्लैक मूटन ने। ये देखना है कि कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी प्रबंधकीय संजाल की जो अवधारणा विकास करने का श्रेय है वो ब्लैक तथा मूटन को जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये है अगला प्रश्न अपना, देख लेते हैं इसको, जो कि भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। प्रश्न है 1984 के नाभिकीय निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय शांति पहल में निम्नलिखित में से किस नेता ने हिस्सा नहीं लिया था। यानी 1984 में जो नाभिकीय निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय एक शांति सम्मेलन हुआ था उसमें कौन सा देश का नेता तो शामिल नहीं था, उस नेता का नाम बताना है। क्या राष्ट्रपति राउल एल्फोंसिन नहीं शामिल थे, या प्रधानमंत्री आंद्रे पापेंद्रू नहीं शामिल थे, या राष्ट्रपति जियाउल हक नहीं शामिल थे, या इंदिरा गांधी नहीं शामिल थी। तो क्या सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी जो 1984 का एक नाभिकीय निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपों का एक जो शांति सम्मेलन हुआ था उसमें अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति थे राउल एल्फोंसिन शामिल थे, ग्रीक के प्रधानमंत्री आंद्रे पेपोंद्रू शामिल थे, और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल थीं। लेकिन जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के जियाउल हक ये शामिल नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा 1950 की जो नेपाली माओवादियों ने आलोचना की है, क्यों की है। यानी 1950 में जो भारत नेपाल शांति सुरक्षा की एक संधि हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसकी जो आलोचना माओवादियों ने की है, क्यों किया, क्या कारण है जिसके कारण माओवादियों ने आलोचना की है। तो क्या संधि असमान प्रकृति की थी, या नेपाली पहचान का उभार था, या चीन के साथ समदूरी नीति की अपनाई गई नीति थी, या सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी ये सभी कारण थे जिसके कारण से 1950 की भारत नेपाल जो शांति सुरक्षा की जो नीति थी उसका विरोध नेपाली माओवादियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। क्या जनसंख्या नहीं है, क्या भूगोल है नहीं है, या प्राकृतिक संसाधन, या कूटनीति। तो जानते हैं दोस्तों कि कूटनीति तो विदेश नीति का मूल आधार ही है, तो D नंबर तो हो ही नहीं सकता। और भूगोल भी होता है, किसी देश का भूगोल भी किसी देश की विदेश नीति का मूल आधार होता है। प्राकृतिक संसाधन, ये सभी कारण जो दोस्तों होते हैं, लेकिन जो जनसंख्या होता है ये किसी भी देश के विदेश नीति का निर्धारक तत्वों में शामिल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है A हो जाएगा। कौन सा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट
अगर आपको अच्छा लगा हो हमारे प्रश्नों का संकलन तो हमारे चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।